कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए ये सीरीज आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। इस टॉप 150 क्वेश्चंस की इस क्लास के अंदर मैं शुरुआत करने वाला हूं फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि 5 दिन के अंदर अपन कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। जैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद अपन उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज इस विनर सीरीज की पहली क्लास होने वाली है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश अर्थात अपना देश कौन सा है, भारत देश में विद्युन्मय तार। तो यहां से मैं एक एक शब्दों को हिंट करता जा रहा हूं, आपको हर एक एक शब्द को समझना है, तभी आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नो की जो ये सीरीज है वो सफल हो पाएगी। तो सबसे पहले लिखा गया है विद्युन्मय तार और उदासीन तार के मध्य क्या पूछा है, विभवांतर। तो ये विद्युन्मय तार और उदासीन तार क्या होता है, तो अपन देखते हैं कि जो प्लस माइनस आता है तारों के अंदर, तो जो धनात्मक जो तार होता है प्लस वाला उसको तो क्या बोलते हैं, विद्युन्मय तार, और जो उदासीन तार होता है वो होता है ऋणात्मक तार। तो इन दोनों के बीच में जो अपने घरों में जो करंट आती है वो कौन सी आती है, तो यहां से अपने अपने को ध्यान रखने हैं। तो इसके मध्य विभवांतर पूछा है, तो ध्यान रखना अपने जो घरों में जो धारा आती है वो आती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा आएगी, प्रत्यावर्ती धारा। यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, तो तीनों का ही अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो ये प्रत्यावर्ती धारा आ रही है इसकी आवृत्ति कितनी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी पूछ ले आवृत्ति, तो आपको ध्यान रखनी है जो होगी 50 हर्ट्ज। एच जेड का मतलब होगा हर्ट्ज। तो आवृत्ति पूछ ले तो कितना टिक कर देना, 50 हर्ट्ज। अगर आपसे पूछ ले कि धारा का जो मान है, तो ध्यान रखना धारा जो आती है 5 एम्पियर की भी आती है और 15 एम्पियर की भी आती है। तो 5 एम्पियर की धारा तो जो कम शक्ति वाले जैसे बल्ब हो गए, पंखे हो गए, उनके लिए, और जो 15 एम्पियर की जो धारा है वो आती है जैसे उच्च शक्ति, जैसे कोई मोटर हो गई जिनको अधिक धारा चाहिए, उनके लिए 15 एम्पियर काम में ली जाती है। और एक हो गया अपना ये वोल्टेज अर्थात ये विभवांतर। तो विभवांतर आपको ध्यान रखना है 220 वोल्ट होती है। तो क्वेश्चन का उत्तर अपना कितना हो जाएगा, 220 वोल्टेज अपने इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। बी फॉर बेबी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। तो 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ट्ज, धारा पूछे तो 5 एम्पियर इससे या फिर 15 एम्पियर, और आपको विभवांतर पूछे अर्थात वोल्टेज पूछे तो वो कितनी होगी, 220 वोल्टेज होगी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो धारा होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसी करंट भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना इस चीज का। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम दिया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका नाम है अपसारी दर्पण। ध्यान रखना मैं इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं दर्पणों की, किसकी, दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, दूसरा अपसारी दर्पण। अक्सर बच्चे करते क्या है, बच्चे करते हैं कि एक ही नाम याद रख लेते हैं उत्तल दर्पण। अगर एग्जामिनर का दिमाग सटक गया तो वो उत्तल दर्पण न देके क्या दे देगा, अपसारी दर्पण। और होगा क्या, क्वेश्चन करते हुए भी आप उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। इसीलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है विनर सीरीज, जो इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करेगा, वो एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। कौन से दर्पण की बात हुई है, उत्तल दर्पणों की इस क्वेश्चन के अंदर बात हुई है। तो ध्यान रखना जो उत्तल दर्पण होते हैं वो हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी और सीधा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो यहां से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं बात करूं अवतल दर्पण की। कौन से दर्पण की, अवतल की। तो ध्यान रखना बेटा, अवतल दर्पण दोनों ही प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है।
आभासिक का दूसरा नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसको बोलते हैं। दूसरी चीज आप लोग यहां से ध्यान में रखोगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा बनते हैं उल्टे, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे। तो अगर आपको अवतल दर्पण का पूछ ले, और इस अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा होगा? अभिसारी दर्पण। कौन सा होगा? अभिसारी दर्पण। यहां तक अगर आपके क्लियर है तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण तो केवल और केवल कौन से प्रतिबिंब बनाएंगे? आभासी और सीधे, जो कि अपना उत्तर था। अगर अवतल दर्पण के लिए पूछ ले तो इसका दूसरा नाम होगा अभिसारी, और इसके द्वारा दोनों ही प्रतिबिंब बनते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो ये समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? ये वैसा ही बनाता है जो उत्तल दर्पण बनाता है, अर्थात आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, तो ध्यान रखना, इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यहां तक बात क्लियर हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर जब परिपथ अपना जोड़ा जाता है तो इस जो वोल्ट मीटर को है उसको जोड़ते हैं हमेशा कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बिफोर बेबी। तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का पूछ ले तो समांतर क्रम, इसका आपको एक और नाम याद रखना है, और वो नाम है इसका पार्श्व क्रम। अक्सर ऑप्शन में जरूरी नहीं है समांतर क्रम मिले, आपको कौन सा नाम भी दिया जा सकता है, पार्श्व क्रम भी दिया जा सकता है, दोनों एक ही नाम है। अगर वो वोल्ट मीटर न देके आपको पूछ ले एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एमीटर की। तो एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। यहां से दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है ये। एमीटर पूछता है तो श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर पूछता है तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। दूसरी बात, एमीटर यह है क्या? तो एमीटर का जो कार्य होता है वो होता है परिपथ की जो विद्युत धारा होती है इसको मापने का यंत्र है। क्या याद रखोगे? अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? एमीटर। बात क्लियर? अगर वोल्ट मीटर के लिए पूछ ले कि जो ये वोल्ट मीटर है वो किसको मापता है, तो आप लिखोगे विभवांतर को। किसको मापता है? ये विभवांतर को मापता है। कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यहां से चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार है कि एक यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां से कम 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि यूनिट, ये यूनिट है क्या? तो यूनिट ध्यान रखना, अपन सभी को पता है जब घरों में रीडिंग निकालने आता है तो अपन बोलते हैं ना कि कितने यूनिट बिल आया। तो बेटा यूनिट है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा। किसका? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक का मतलब होता है जो व्यापार में काम में लिया जाता है। कौन सा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। वैसे इसके अन्य मात्रक और है, जैसे जूल हो गया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछ ले कि यूनिट क्या है, तो क्या लिखोगे? यूनिट है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखोगे कि जो एक यूनिट होती है, कौन? एक यूनिट, इसके अंदर होता है 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट, अर्थात 1 किलो वाट। 1 किलो वाट हावर, अर्थात 1 किलो वाट घंटा। तो इसके अंदर ध्यान रखना 1 वाट घंटा होती है। एक यूनिट में आपको पूछे कि कितनी ऊर्जा होती है, तो कितनी बताओगे? 1000 वाट घंटा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 1 किलो वाट घंटा।
आई बात समझ में? तो यहां से अपने पास क्वेश्चन था कि 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट की जगह वो क्या दे सकता है, 1 किलोवाट घंटा भी दे सकता है। तो 1 किलोवाट में कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि जो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट घंटा के। और अगर ऊर्जा पूछे कितनी है इसके अंदर जूल के अंदर, तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कितनी ऊर्जा बताओगे, 3.6 इंटू 10 की घात 10 जूल। ये किसके अंदर ऊर्जा हो गई, 1 यूनिट, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर। दूसरी बातें, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां जो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुई है उनको भी आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि ऑप्शन नंबर डी, इस संख्या को आपको याद रखना है, बस इसके लगा देना मीटर प्रति सेकंड। तो फिर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी निर्वात में प्रकाश की चाल। कितनी? निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर आपसे निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ ले तो कितना जवाब होगा आपका, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अक्सर यहां देख लेना, मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर लिख दे तो 8 की जगह कर देना 10। मीटर प्रति सेकंड है, न कि मीटर इंटू सेकंड। इंटू का चिन्ह आता है तो गलत है, होना चाहिए बटा के अंदर। उसके बाद में मैं यहां से देख पा रहा हूं 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो ये क्या होता है, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप लोगों का जवाब कितना आना चाहिए, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। उसके बाद में मैं बात करूं 6 पॉइंट इंटू 10 की घात 18, ये क्या होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे, ये होता है एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है ये, एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आवेश में इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पूछ ले एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना जवाब होगा, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना बताओगे, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। मैं पूछूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर यूज करते हैं तो 10 की घात 10 लगाना है। और अपना मेन क्वेश्चन था कि एक यूनिट अर्थात 1 किलोवाट घंटा, इसमें कितनी जूल ऊर्जा होती है। कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ध्यान रख लेना। अगर एच लगा हुआ नहीं आता है तो यह मात्रक बन जाएगा विद्युत शक्ति का। अगर किलोवाट होता तो किसका मात्रक होता, शक्ति का। जैसे ही इसके एच लगा है, ये किसका मात्रक बन गया, अब ऊर्जा का, जो भी विद्युत ऊर्जा का। और ये यूनिट क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो परिनालिका क्या होती है, सबसे पहले आप इस परिनालिका को समझो। ज्यादा बात इसके ऊपर करेंगे नहीं, क्योंकि इसका खुद पर्सनल टॉपिक अपन करवाएंगे, क्योंकि हर बोर्ड के एग्जाम में परिनालिका से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। तो परिनालिका क्या होती है, तो परिनालिका होती है कि विद्युतरोधी जो तार होता है, इसकी ये बेलनाकार कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है, बेलनाकार, जिसमें पास पास में तार क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, अर्थात इस शेप में। ये होती है परिनालिका। फिर इसको जोड़ दिया जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस प्रकार की देखी होगी। लेकिन अपना मेन मुद्दा क्या है, मैं उसको समझाने की बात करता हूं। तो ये जो परिनालिका है,
इसके अंदर जब आप किसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जब डायग्राम देखोगे आप इसका, तो आपको यहां से 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो आपको पता चलेगी कि जो इसके अंदर जो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो होती है, पहली बात तो ध्यान रखना, समांतर। कैसी होगी? समांतर। एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो बताओगे समांतर। कैसी? समांतर। लेकिन अपने को इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो परिनालिका होती है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो देखो बिल्कुल, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक समान दिख रहा है क्या? बिल्कुल सीधा सीधा सा। इसका मतलब होता है यहां चुंबकीय क्षेत्र न तो बढ़ रहा है न घट रहा है। यह बात हो गई किसकी? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? एक समान। यह बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 इस क्वेश्चन के लिए मैं लगा सकता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, कि सभी बिंदुओं पर क्या होता है? वो एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चल करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार तर्जनी, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? तर्जनी की, किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि फ्लेमिंग के अनुसार अपने बाइने हाथ को, कौन से हाथ को? बायां, लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाए कि यह होता है अंगूठा, यह होती है तर्जनी और ये जो बीच वाली होती है ये होती है मध्यमा। कि इन तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? लंबवत। लंबवत का मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 का। अर्थात इस चित्र को मैं अगर बनाना चाहूं तो मैं इस प्रकार में बना सकता हूं। ये हो गया अंगूठा, ये हो जाएगी तर्जनी। अब देखो ये जो तीसरी है ना वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो 3D के लिए मेरे को इसको नीचे दिखाना पड़ेगा। तो ये तो मेरा क्या होगा बेटा? अंगूठा। क्या हो जाएगा? अंगूठा। ये मेरी क्या हो जाएगी? तर्जनी। और ये मेरी क्या हो जाएगी? मध्यमा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकता है। पहली बात, इन तीनों के बीच में, किन्हीं दो के बीच में अगर कोण पूछे तो कितना बताओगे? 90 डिग्री। ये तीनों ही एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंबवत। अर्थात कितने डिग्री का कोण क्रिएट करते हैं? 90 डिग्री का कोण क्रिएट करते हैं। अब मेन मुद्दे की बात है कि ये अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा? ये तर्जनी किसको बताएगी? ये मध्यमा किसको बताएगी? तो इसकी मैं एक शानदार बेहद जानदार ट्रिक दे रहा हूं। वो ट्रिक ये है कि बेटा बच विद्या याद कर लेना। कौन सी विद्या? बच विद्या। ब का मतलब हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा? ब का मतलब है बल। च का मतलब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और विद्या का मतलब क्या हो जाएगी बेटा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगी? विद्युत धारा। अगर ट्रिक याद रह गई तो बल्ले बल्ले हैं, बाकी कंफ्यूजन का दौर चलता रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कौन आ रहा है? बल। तो बल किसकी दिशा, बल की दिशा को कौन बताएगा? अंगूठा। 2 नंबर पे कौन आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र। ये कौन बताएगी? ये। और इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। तो तर्जनी किसकी दिशा को बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्यमा किसकी दिशा को बताएगी बेटा? विद्युत धारा की दिशा को। बल भी मिल सकता है या चालक की गति की दिशा भी बोल सकते हैं। चालक की गति की दिशा। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि तर्जनी किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तर्जनी का मतलब बीच वाली। तो बच विद्या याद कर लो। ब का मतलब बल, च का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना? चुंबकीय क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां तक अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि लेंस की समता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, कि लेंस की समता ज्ञात करो यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? लेंस की समता। ध्यान से समझना, अपन बात कर रहे हैं किसकी? लेंस की समता। तो लेंस की समता को सबसे पहले ध्यान ये रखोगे, इसको किससे दर्शाते हैं अपन? पी से। किससे दर्शाते हैं?
लेंस की समता पॉजिटिव भी आ सकती है या फिर नेगेटिव भी आ सकती है, अर्थात धनात्मक भी आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है। धनात्मक कब आएगी, ऋणात्मक कब आएगी? धनात्मक आती है उत्तल लेंस के लिए। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तल लेंस की समता होगी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो क्या जवाब दोगे? उत्तल लेंस की समता धनात्मक। इसी प्रकार माइनस या ऋणात्मक, ये कौन से लेंस की आएगी? अवतल लेंस। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी बात आप ध्यान रखोगे इसका मात्रक, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि लेंस की समता का मात्रक लिखिए, तो मात्रक होता है इसका डायोप्टर। कई कई जगह डायोप्टर भी मिल सकता है। क्या होता है इसका मात्रक? डायोप्टर, जिसको किससे दर्शाते हैं? डी से। अब इस न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना है, तो इस पी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? सीधा सा इस सूत्र के अंदर किसकी वैल्यू रख देते हैं? f की वैल्यू रख देते हैं। कैसे? कि P बराबर 1/25, लेकिन ये गलत है। अब वो गलत का रीजन क्या है तो ध्यान रखना, ये जो f है, क्या f? f का मतलब होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी ध्यान रखना किस में लेनी पड़ेगी अपने को? मीटर में। किस में लेनी पड़ेगी? मीटर में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी जो f है वो किस में दे रखी है? सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो ध्यान रखना, सेंटीमीटर को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? मीटर के अंदर। किसके अंदर? मीटर में। तो मेरे को करना पड़ेगा 100 से भाग। किससे भाग करोगे? 100 से भाग। अगर मेरे को मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दो। किससे? 100 से। अब यहां ये देखो कि आप f को मीटर से सेंटीमीटर कर रहे हो या सेंटीमीटर से मीटर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि सेंटीमीटर में मान दे रखा है, अपने को किस में चाहिए? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए मेरे को इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। तो सबसे पहले इसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर, और 25 कहां रह जाएगा? नीचे। तो जब 25 का भाग 100 में देता हूं तो कितना उत्तर आ जाएगा? 4। डी क्यों लगाया? क्योंकि डी इसका मात्रक है। किसका? लेंस की समता का। तो जो लेंस की जो समता आएगी कितनी आ जाएगी? 4 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर करीना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल पूरी बातें आपको एक एक ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष आपको पता होना चाहिए कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें पास की तो दिखती है, पास की वस्तु तो क्या कर जाती है? इसमें दिख जाती है, लेकिन दूर की नहीं दिखती। दूर की नहीं दिखती। पास की तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। तो इसका जो निवारण है, तो ध्यान रखना, इसके लिए अपन काम में लेते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस। और अक्सर बच्चों को याद भी रहता है, लेकिन बात वही, एग्जामिनर तुम्हारे से शातिर बेटा है, तो अवतल लेंस न देके उसने चिपका दिए इसके दूसरे नाम। अब अवतल लेंस का जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा होगा? अपसारी लेंस। अब आधे बच्चे फिर कंफ्यूजन में कि अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा के आए हो कि अवतल लेंस में तो आपने अपसारी न बता के अभिसारी बताया था, लेकिन ध्यान रखना वहां पे मैंने अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस भी नहीं, उत्तल दर्पण बोला था। वहां बात थी दर्पण की, यहां बात हो रही है लेंस की, तो चेंज हो जाते हैं। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अवतल लेंस किसके लिए काम में लेते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लेते हैं। तो अपना कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा बेटा? इसका अपना जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? अपसारी लेंस, अर्थात ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसके अलावा
आपको ध्यान रखना है, जैसे निकट दृष्टि दोष का है वैसे ही किस दोष का भी याद करो आप, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, पास की तो नहीं दिखेगी स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तु क्या कर जाएगी, स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। इसका जो निवारण होगा वो कौन सा लेंस होगा, इसमें होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और इसका जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा होगा, अभिसारी लेंस होगा। उसके बाद में एक जरा दृष्टि दोष भी होता है जो बुढ़ापे के अंदर होता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को दोनों ही दोष एक साथ हो जाते हैं। तो इसके लिए जो उपयोग में लिया जाता है लेंस, वो कौन सा लिया जाता है, द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो ध्यान देना, द्विफोकसी में जो ऊपर वाला जो लेंस होता है वो तो होता है अवतल, और जो नीचे जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो द्विफोकसी लेंस होता है उसमें जो ऊपर जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है, तो क्या जवाब दोगे, अवतल। और जो नीचे जो लेंस लगा होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अगर समझ के चलोगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अर्थात यहां आपके सामने फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो कौन सा जो सूत्र है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत शक्ति। तो ध्यान रखना, विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है किसका, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति को अपन लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं, पी से। यहां से हो सकता है न्यूमेरिकल भी बन जाए, यहां से हो सकता है कि मिलान करो, ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फायदा तो होना है कुल मिला के। तो यहां से देखो विद्युत शक्ति, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। जो पी का जो सूत्र होता है वो होता है पी बराबर वी आई, या हो सकता है आई स्क्वायर आर, या फिर हो सकता है वी स्क्वायर बट्टा आर, या फिर P बराबर आपको मिल सकता है W बट्टा टी। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने P का ही फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला होता है वो कौन सा होता है, ये। तो P का मतलब हो गई शक्ति, V का मतलब हो गया विभवांतर, I का मतलब हो गया विद्युत धारा, R का मतलब हो जाएगा प्रतिरोध, W का मतलब हो जाएगा कार्य, और T का मतलब क्या हो जाएगा, समय। तो यहां से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है, तो देखो P बराबर V और I गुणा में है, तो यही अपने इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये भी किसी न किसी के फॉर्मूले हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो यहां मैंने लिखा है IR, तो सब जानते हैं ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो ढंग से देखो, I इंटू R, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विभवांतर को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद में आवेश बटा समय, तो ये होता है विद्युत धारा का सूत्र। किसका सूत्र होता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से। तो I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बटा T, अर्थात आवेश बटा समय। उसके बाद में कार्य बटा आवेश, तो ये भी किसका सूत्र होता है, विभवांतर का। किसका, विभवांतर। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर W बटा Q, अर्थात कार्य बटा आवेश। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मैंने हर 10 क्वेश्चनों के हिसाब से जो टॉप 50 फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए मैंने 5 दिन डिसाइड किए हैं, ताकि इन क्वेश्चनों को अपन अच्छे तरीके से कवर कर सके। जिस बच्चे के पास में अगर 30 मिनट का समय निकालकर वो इन क्वेश्चनों को रीड नहीं कर सकता, ध्यान रख लेना वो एग्जाम में जाकर रोने वाला है। ये मेरा 100% दावा है। यहां से क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। मैं जो टेबल बना के दे रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा, एक साइड तो मैंने किसको लिया है, सबसे ज्यादा,
एक साइड में ले रहा हूं सबसे कम। बोर्ड के पेपर में रिपीट होने वाला है, ध्यान रख लेना। एक तरफ में लिख रहा हूं सबसे ज्यादा और एक तरफ में लिख रहा हूं सबसे कम। तीन चीजें मैं इसमें लिख रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि तरंग दैर्ध्य, क्या तरंग दैर्ध्य। उसके बाद में मैं लिखता हूं प्रकीर्णन। उसके बाद में मैंने लिखा विचलन, क्या लिखता हूं विचलन। और विचलन का मतलब होता है झुकाव, क्या होता है झुकाव। तो यहां से ध्यान रखना आपको कि जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश की होती है। तो सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होगी वो बेटा होगी सबसे ज्यादा होगी लाल रंग की, और सबसे जो कम होती है वो कौन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तरंगदैर्ध्य याद कर लो कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य कौन से रंग की, लाल रंग की, सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी रंग की। तो जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा किस रंग का होगा, उल्टा कर देना, यहां कौन सा आ जाएगा बैंगनी, तो यहां कौन सा कलर आ जाएगा लाल रंग। इसके बाद में विचलन पूछूं, विचलन का मतलब झुकाव, कि किसका सबसे ज्यादा झुकाव होगा, तो यहां भी कौन सा रंग हो जाएगा आपके सामने बैंगनी रंग, और यहां कौन सा सबसे कम जो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग। ये बात आप ध्यान में रखो। यहां से 100% एक क्वेश्चन बनना तय है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अब आप बताइए कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की मैंने बात की है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग का हो रहा है, बैंगनी रंग का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B4 बेबी, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ में। टॉप 50 क्वेश्चनों का अपन ने चैलेंज रखा है ओनली फिजिक्स के, जिनको 5 दिन की क्लासों में अपने को खत्म करना है। तो लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि इस सीरीज का आगाज कैसा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड नाइट, लव यू ऑल।